यंग के अनुसार जब दो कला संबद्ध तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। फ्रिंज बनती हैं पर्दों लिखवाया था उसके जो पर्दे पर बनती थी चमकीली पट्टियाँ, चित्र बना रखा है तुमने। दीप्त अदीप्त फ्रिंज बनती हैं। तो सब लगा लेंगे। यह कला संबद्ध तरंगें स्लिट S1 व S2। यह कला संबद्ध तरंगें स्लिट S1 व स्लिट S2 से निकलने के पश्चात स्लिट S1 व स्लिट S2 से निकलने के पश्चात सुरंग तथा गर्तों के रूप में आगे बढ़ती हैं। जब इन तरंगों के स्रंग या गर्त परस्पर अध्यारोपित होते हैं। स्रंग या गर्त परस्पर अध्यारोपित होते हैं तो उन बिंदुओं पर कलांतर पाई का समगुणज होता है। पाई का समगुणज होता है। और पथांतर λ/2 का समगुणज होता है। और पथांतर λ/2 का समगुणज होता है। और इन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। जिसके फलस्वरूप पर्दे पर दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। जिसके फलस्वरूप पर्दे पर दीप्त फ्रिंजें
बनती हैं। पर्दे पर दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। फर्स्ट ऑफ लगा लेंगे। और जब कला संबद्ध तरंगों के सुरंग तथा गर्त परस्पर अध्यारोपित होते हैं तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है और पर्दे पर अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। इन बिंदुओं पर कलांतर पाई का विषम गुणज होता है। और पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है। इस प्रकार पृष्ठ भाग लिखो। इस प्रकार यंग के व्यतिकरण के प्रयोग से प्रकाश के तरंग होने की पुष्टि होती है। यंग के व्यतिकरण के प्रयोग से प्रकाश के तरंग होने की पुष्टि होती है। इसके बाद हेडिंग है फ्रिंज की स्थिति तथा चौड़ाई का व्यंजक। ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये
बना लो जी, इतना ही बस। देखो इधर पहले देख लो, कभी तुम उल्टी सीधी चीज़ें बना लो। ये पीछे का पर्दा हमने नहीं बनाया था, एक बाई वन हुआ करता था, वो नहीं बनाया है हमने, डायरेक्ट सेकंड पर्दा और थर्ड पर्दा बनाया है। अब क्योंकि फ्रिंजा यहाँ पर नहीं है, निकल यहाँ से रही है, तो पीछे वाला तो खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो दो छिद्र हैं S1 S2, इन्हें कहते हैं स्लिट, स्लिट S1 S2। इन स्लिट के बीच की दूरी D है, ठीक है जी। अब D है, यहाँ से दो तरंगें निकली, पर्दे पे जाकर पड़ी। अभी हमें नहीं पता कि दीप्त फ्रिंज बनी होगी या अदीप्त फ्रिंज बनी होगी, हम अपना आप मानेंगे इसे कि अगर यहाँ दीप्त फ्रिंज बनी होगी तो लैम्डा जो होगा वो जो पथांतर होगा वो λ/2 का समगुणा जो होगा। अगर यहाँ अदीप्त फ्रिंज बनी होगी तो जो पथांतर होगा वो λ/2 का विषम गुणा होगा। इसी जगह पर बाई बराबर 2 मान लगा देंगे। पथांतर होता है ना बाई, यहाँ से यहाँ तक पथ की दूरी होती है, तो पथांतर या इसका मान जो लगाएंगे हम λ/2 का विषम गुणा, जो समगुणा दो अलग अलग स्थितियाँ निकालेंगे, क्योंकि हमारा हेडिंग है ना वो ये है फ्रिंजों की स्थितियाँ। अब दो फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, तो वो ये आ जाएगा चौड़ाई का व्यंजक, बीटा से दर्शाते हैं उसे। तो वो तो अभी बात की बात है। फिलहाल अभी हमारे पास दो तरंगें चली, चलने के बाद में या पी पर जाकर अध्यारोपित हो गई या फ्रिंजें बन गई। ये S1 S2 है, बीच की चौड़ाई D है, यहाँ से पहले पर्दे और दूसरे पर्दे के बीच की दूरी ये D है। ये कोण जो है वो थीटा है, जितना कोण ये थीटा होगा ना इतने कोण ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अगर जो इस तरंग को हम नीचे लेकर आएंगे तो ये कोण धीरे धीरे घटेगा, ऐसे ये वाली रेखा भी घटेगी। जब ये रेखा यहाँ आ जाएगी ना तो ये रेखा यहाँ आ जाएगी, तो जितना कोण ये बनेगा, जितने यहाँ से यहाँ तक उठेगा इतना ये भी उठेगा। तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है। हमें दो त्रिभुज लेने होते हैं S1 S2 N, और यहाँ से OPQ में दोनों को एक दूसरे के बराबर दिखा देंगे त्रिभुज को और आंसर आ जाएगा। तो स्थिति हमें निकालनी होती है, एक तो ये वाला त्रिभुज लेना है हमें और एक ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है। उसके लिए थोड़ा सा मानेंगे वही S1 S2 दो स्लिट N के बीच की दूरी है सब वो। तो चित्र बना लो पहले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये आर्टिकल है, 3 नंबर में आता है, और ये नहीं आएगा तो इसका सवाल जरूर आएगा।
अरे बोलो मत भाई, हो गया। अब देखो इधर, इसमें लिखेंगे माना दो स्लिट S1 S2, माना दो स्लिट S1 S2, दो स्लिट S1 S2 जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इस स्लिट से कैपिटल D दूरी पर, इस स्लिट से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लगा है, कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लगा है, जहां तरंगों का व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है, माना माना बिंदु P पर पहली फ्रिंज बनती है। ये नहीं पता कौन सी बनेगी, ये तरीक बात की बात है। पहली फ्रिंज बनती है जिसकी स्थिति पर्दे के मध्य बिंदु Q से, बाई है, Q से बाई है, तब दो तरंगों S1P, वो ये S1P तथा S2P के मध्य पथांतर अब सब इधर देख लेंगे, एक मिनट पथांतर निकाल लेंगे। दो तरंगे हैं, पथांतर का मतलब पथ में अंतर, कौन ज़्यादा पथ चली, ठीक है। S1P है, S2P है, कौन सी ज़्यादा चली? S2P ज़्यादा चली होगी, क्यों? क्योंकि ये इतनी चली और ये इतनी फालतू चली, क्योंकि यहाँ से सीधा लंब डाला इस पर हमने, तो ये इतना अंतर आ गया पथ में इसके, कि ये तो इतनी चली और ये भी यहाँ से इतनी चली, कि इतनी फालतू चली नीचे वाली। तो पथ में अंतर कैसे निकालेंगे? तो जो ये 20 चली हो और ये 25 चली हो, तो 25 में से 20 घटा देंगे तो पथांतर आ जाएगा। कितना पथ में अंतर आएगा? S2N।
H2N बराबर जो है ये है पथांतर। अब यहाँ तक तो हो गया पथांतर। अब हम लेंगे त्रिभुज S1 S2N में हमें इस H2N का मान ही निकालना है। अब H2N का मान निकालना है तो हमें ये भुजा लेनी है और ये भुजा लेनी है। समकोण त्रिभुज तो हमें नजर आ रहा है। क्या लेना है? साइन टेन कोस में से एक दूरी हमें ये D पता है, एक ये H2N हमें निकालना है। तो ऐसे क्या चीज़ लें त्रिकोणमितीय अनुपात में टेन साइन कोस में से कि ये वाली भुजा आ जाए, ये वाली भुजा आ जाए, और ये बता वो सकता है जिससे कि पहचान हो कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, वरना बाकी तो इसके कवर जेरी से बाहर हैं और वो दूर ही रहें। ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। हाँ जी, इससे हाथ जल सकता है। हाँ, लंब और कण या आधार होगा, वो नीचे वाला या आधार ना होता। हाँ जी जिसान, ये नीचे वाला लंब है और खड़ा ऊपर को आधार। हाँ, इधर का आधार ये लंब और ये कण साइड में पहुंच गया कोई कण, और पीछे तो किसी का कुछ पता नहीं। हाँ जी विजय, नितिन, नीचे वाला लंब होगा, आधार कौन सा होगा? ये इधर वाला H2N आधार, ये कण, ये भी ठीक। हाँ इधर वाला होगा, ये भी सही है यार। अरे हाँ जी, और कोई बताने वाला है? हाँ जी लड़की बताइए क्या होगा? लंब। हाँ जी, ये कण, हाँ भाई यही होगा। हाँ भैया ये कुछ चेंजिंग है। चलो जी, इधर वाले आधार वालों देख लो, इधर ये तो लंब हो गया और ये हमारा कण हो गया। तो लंब और कण में संबंध बताने के लिए एक ही बना है दुनिया में, साइन और साइन थीटा बराबर जो है वो लंब बटे S1 S2 कण। यहीं रोक दो इसे, समीकरण नंबर 1। अब जो है एक फॉर्मूला में इस वाले त्रिभुज में लगाना है, बड़े वाले में, कि त्रिभुज OPQ में, OPQ में हमें ये है और ये पता है। क्या हो सकता है? tan थीटा बराबर, ये आधार है, ये लंब है, सीधा सीधा लगा रहे हैं हम इसमें। तो यहाँ आ जाएगा PQ अपॉन OQ, यानी कि tan थीटा बराबर, तो हम ये वैल्यू अभी चलो लगा ही दो। PQ का मान हमें पता है 22 है, OQ का मान हमें पता है D। क्या ऐसा भिन्न बनाना भी होगा क्या? समीकरण 1 और 2 बन गई हमारे पास। H2N का मान निकालना है तो हमें एक लाइन लिखनी होती है, चूँकि कोण बहुत छोटे हैं, चूँकि से मतलब यदि से लिख दो, कौन है? यदि कोण बहुत छोटे हैं तब tan थीटा बराबर थीटा और sin थीटा बराबर भी थीटा ही होते हैं। कोस होता तो 1 हो जाता। और जब ये बराबर होते हैं तो अब हम इन्हें आपस में बराबर कर देंगे, तब tan थीटा, तब sin थीटा बराबर tan थीटा, दोनों थीटा के बराबर है। तो साइन का मान लगा देंगे S2N अपॉन S1 S2 बराबर, यहाँ आ जाएगा 22 अपॉन D। इनकी वैल्यू लगा देंगे। S2N बराबर जो है S2N और इसका मान आ जाएगा D बराबर 22 अपॉन, ये कैपिटल D से गुणा कर देंगे। S2N बराबर 22 D अपॉन D, और ये जो है ना ये पथांतर है, 22D अपॉन D। समीकरण नंबर 3 आ गई। अब हम इसमें किसी के पार्ट चल रहा है, अलग पार्ट नहीं है ये, हम 1 निकालें। हम कहेंगे दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए
पथांतर लैम्डा बाई 2 का सम गुणज होता है। लैम्डा बाई 2 का सम गुणज होता है, अर्थात पथांतर बराबर लैम्डा बाई 2 का सम गुणज, जहाँ n बराबर जो है ना वो 0 1 2 डॉट डॉट आ जाएगा। तो उठा के समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे हम। समीकरण 3 से यहाँ आ जाएगा 2n लैम्डा बाई 2 बराबर बाई डी अपॉन डी। हमें स्थिति बतानी है दीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो देखो इससे तो कैंसिल कर दो, फिर से गुणा कर देंगे तो n लैम्डा डी अपॉन डी आ जाएगा बाई बराबर। तो बाई बराबर आ जाएगा n लैम्डा डी अपॉन डी। ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। अगर कोई पहली फ्रिंज पूछेगा तो n बराबर 1 लगा देंगे, दूसरी फ्रिंज पूछेगा तो n बराबर 2 लगा देंगे। तो इसीलिए हम इसका एक दूसरा रूप लिख देंगे। तो हम कहेंगे अतः एन वी फ्रिंज की स्थिति और वो बाई n बराबर ना n लैम्डा डी अपॉन डी लिख देते हैं बस। ये एन वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। एन वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब एन वी दीप्त फ्रिंज तो इतनी आ गई है, कहाँ से आई है? यहाँ से। अब यहाँ से दोबारा से लगाएंगे कि पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज लगा देंगे तो यहीं से ही हमारी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति आ जाएगी। तो स्थिति नंबर सेकंड आ जाएगी। हम कहेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है। विषम गुणज होता है अर्थात पथांतर बराबर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, विषम संख्या होती है ये 2n-1, यानी कि n बराबर तुम 1 2 3 4 कुछ भी लगा के देखो या विषम संख्या बनेगी। अब समीकरण नंबर 3 से फिर लगा देंगे। समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 बराबर बाई डी अपॉन डी। अब इसमें से इसे ना 1/2 को इसके अंदर ले जाएंगे, 1/2 इसके अंदर, तो 2n/2 और -1/2 और यहाँ आ जाएगा लैम्डा बराबर बाई डी अपॉन डी। इससे कैंसिल हो जाएगा तो n-1/2 लैम्डा बराबर बाई डी अपॉन डी। फिर से गुणा कर देंगे, बाई का मान निकालना है तो n-1/2 लैम्डा डी अपॉन डी बराबर बाई। हम कहेंगे एन वी अदीप्त फ्रिंज, एन वी अदीप्त फ्रिंज के लिए बाई n बराबर n-1/2 लैम्डा डी अपॉन डी होता है। और ये आ गया। इस तरीके से फिर हम निकाल देंगे यहाँ से फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। अब फ्रिंज की चौड़ाई में यहाँ एक छोटा सा चित्र बनना है और यहाँ इसकी हिंदी लिखी जाएगी। तो पहले तुम थोड़ा सा यहाँ तक उतार लो क्योंकि इतनी जगह में आएगा नहीं। तो ये होती है तुम्हारे पास दीप्त और अदीप्त की स्थितियाँ।
थीटा, tan थीटा बराबर थीटा। बाइक की तुम्हारी वाली कहाँ है? चलो चलो। भाई बराबर सेंटर वाली दीप्त फ्रिंज बनेगी। बाय बराबर जीरो होने का मतलब फ्रिंज जीरो नहीं हो रही है। बाय बराबर मतलब होने का मतलब मूल बिंदु पे बन रही है। मई में जाएंगे तुम्हारे। बनाने की जरूरत है यार। हाँ जी CBSE वालों की आ गई 4 तारीख से। तुम्हारे उनसे थोड़े बहुत पहले हो सकते हैं वरना उनके साथ होंगे, इतनी लेट नहीं जाएंगे। 4 मई से। इस बार रिजल्ट बहुत डाउन जाएगा तुम लोगों का, कारण क्योंकि हमारा सिलेबस तो फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी लगभग। अब उसके बाद 2 महीने हैं, तुम लोगों को अपना आपको खुद संभालना पड़ेगा। जिसने संभाल लिया वो तो ठीक है, और जिसने नहीं संभाला घूमने फिरने में रह गया। अब समस्या ये है कि हम यहाँ लगातार टेस्ट के लिए बुलाएं तो पहले तो सारे आएंगे, उसके अगले दिन को थोड़े बहुत आधे कम हो जाएंगे, उसके अगले दिन को, फिर लास्ट टाइम पर 1 महीने में ऐसा होगा कि 2 या 3 बैठे हुए करेंगे। हो गया? नहीं आराम से आओ, जितना यहाँ तो खुला पड़ा है, यहाँ तो 12 महीने खुलेगा, यहाँ तो रात को 5 बजे तक खुलता है। चाहो तो अपना लिहाज बिस्तरा ला के कोने में डाल लो, यहाँ को यहीं।
हाँ, यहाँ पढ़ाई करी और खेत में चुगने चले गए, फिर वापस आ गए इधर। अब देखो इधर, ओए बोलो मंजरा। दो क्रमागत दीप्त दीप्त या अदीप्त अदीप्त, अरे बोलो मत, ओ बस। दो क्रमागत दीप्त दीप्त या अदीप्त अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अब देखो कैसे कहते हैं भाई, तुम लोगों को ऐसे पट्टियां बनानी है, खड़ी बना लो या पड़ी बना लो, तुम लोगों ने पड़ी पट्टियां बनाई हैं, कैसे ही बना लेते हैं। नहीं, तुम लोगों ने कॉपी में पड़ी बनाई है ना। अब देखो इधर, अदीप्त और दीप्त। अब इसमें ना उल्टा होता है, याद रखना। ये अदीप्त अदीप्त फ्रिंज है तो दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। और अगर कोई कहे कि भैया मैं दोनों बराबर होती हैं, कोई कहे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई याद करनी है, तो अदीप्त के लिए दो दीप्त दीप्त के बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। चौड़ाई दोनों की बराबर होती है, तो हम क्या कहेंगे, चाहे तो दो अदीप्त अदीप्त में से घटा दें या दो दीप्त दीप्त में की आपस में दूरी घटा दें, तो ये जो होती है ना फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है ये। अब इसमें हमने परिभाषा में भी लिखा है, दो क्रमागत दीप्त दीप्त या अदीप्त अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अब चाहे तो हम इससे निकाल दें, कहाँ है भाई फॉर्मूला, ये इससे निकाल दें, ये दीप्त के लिए है। तो दो अदीप्त अदीप्त आपस में घटा दें या दो दीप्त दीप्त आपस में घटा दें या दो अदीप्त अदीप्त घटा दें। अब दो का मतलब क्या है, तुम्हारे पास यहाँ से एक तो एनवीं फ्रिंज है, तो एक इससे अगली वाली ले लो, जैसे 20वीं ये होगी तो 21वीं ले लो, या इससे पिछली वाली ले लो, एक 19वीं ले लो, तो 20वीं में से 19वीं घटा देंगे, या 21वीं लोगे तो 21वीं में से 20वीं घटा देंगे। समझ में आ रहा है, दो क्रमागत होनी चाहिए। तुम्हारे पास एनवी ये है, तो देखो सर हम कहेंगे एनवी दीप्त फ्रिंज, एनवी दीप्त फ्रिंज बाई एन बराबर एन लैम्डा डी अपॉन डी। हम कहेंगे एन प्लस 1वी दीप्त फ्रिंज, और वो हो जाएगा n+1 बराबर, यहाँ भी n+1 हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। अब जब हम फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा बाई n+1 माइनस बाई एन। पता चल रहा है, ये 20वीं होगी तो ये एक जुड़ गया इसमें 21वीं होगी, तो हम 21 वाली में से 20वीं घटा रहे हैं, तो उसके बीच की दूरी आ जाएगी। तो फ्रिंज चौड़ाई को क्या लिखा था, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं इसे बीटा या ओमेगा से दर्शाते हैं।
अब यहाँ फ्रिंज चौड़ाई को हम बीटा से लिख रहे हैं, तो यहाँ n+1 का मान कितना, देखो ये है माइनस एन लैम्डा डी अपॉन डी, अंदर गुणा करेंगे एन लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी सॉरी प्लस, और माइनस से एन लैम्डा डी अपॉन डी, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बीटा बराबर जो बचेगा वो बचेगा लैम्डा डी अपॉन डी। ये फ्रिंज चौड़ाई होती है तुम्हारी, फ्रिंज की चौड़ाई। अब इसके साथ साथ कभी कभी कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई पूछ लेते हैं। कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई और कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई थीटा बराबर जो है ना वो बीटा अपॉन डी होती है। तो थीटा बराबर बीटा की पूरी वैल्यू लगा देंगे लैम्डा डी अपॉन डी बटे डी, ये डी से डी कैंसिल हो जाता है, तो थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी होता है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। बस इतना करना है और यहाँ तक तुम्हारा ये आर्टिकल खत्म। अब हम इसमें लिखेंगे व्यतिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई को। चौड़ाई को प्रभावित कारक, इतना बता देंगे। ये है तुम्हारे 3 नंबर में, यहाँ तक बीटा बराबर। हाँ चित्र बनाएंगे सही तरीके में, तो ये डार्क होता है, ऐसे ही मैंने अब लाइन खींच के कर दिया है।